Hello friends, this is Megha Sharma. Welcome to my channel Omega Tech Ed. Artificial intelligence is a blend of many technologies. हर एक डिसिप्लिन के व्यू पॉइंट्स टेक्निक्स का AI में अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अलग अलग फील्ड का अलग अलग डिसिप्लिन का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसका कंट्रीब्यूशन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को ही हम फाउंडेशन बोलते हैं और हर एक फील्ड में हमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनका सोल्यूशन हम AI के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। फिलॉसफी में हमारे पास क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे वेयर डज नॉलेज कम फ्रॉम, हाउ डज नॉलेज लीड टू एक्शन। तो जो फर्स्ट फिलोसोफर हुए थे वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे। ही वॉज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट अ प्रिसाइज सेट ऑफ लॉज गवर्निंग द रैशनल पार्ट ऑफ द माइंड। इन्होंने इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ सिलोजिज्म की थ्योरी दी जिसको हम लॉजिक भी बोलते हैं। Thomas Hobbes proposed that reasoning was like numerical computation that we add and subtract in our silent thoughts. Next philosopher हुए थे रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट developed dualistic theory of mind and matter. Descartes' attempt to demonstrate the existence of God and the distinction between the human soul and body. रेने डेकार्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, ये मैथमेटिशियन भी थे। ये एक रैशनलिस्ट थे जो पावर ऑफ इनेट आइडियाज पे बिलीव करते थे। पावर ऑफ इनेट आइडियाज का मतलब होता है कि ये ऐसा मानते थे कि सभी जो मनुष्य हैं वो ज्ञान के साथ ही पैदा हुए हैं। द इम्प्रिसिज्म मूवमेंट स्टार्टिंग विद फ्रांसिस बेकन। इम्प्रिसिज्म का मतलब होता है नॉलेज बेस्ड एंड एक्सपीरियंस डिराइव्ड फ्रॉम द सेंसेस। तो फ्रांसिस बेकन जो फिलोसोफर थे वो बिलीव करते थे कि जो भी हमारा नॉलेज है वो डिपेंड करेगा हमारे एक्सपीरियंसेस पे। द कन्फर्मेशन थ्योरी ऑफ कर्नैप एंड कार्ल हेम्पल अटेम्प्टेड टू एनालाइज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये जो फिलोसोफर हैं इन्होंने बिलीव किया है कि जो भी हमारा नॉलेज है वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। कर्नैप्स बुक द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड डिफाइंड एन एक्सप्लिसिट कंप्यूटेशनल प्रोसीजर फॉर एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम एलिमेंट्री एक्सपीरियंस। तो कर्नैप की बुक थी जो 1928 में आई थी जिसका टाइटल था द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। इस बुक में इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोसेस को डिफाइन किया था और इट वाज प्रोबेबली द फर्स्ट थ्योरी ऑफ माइंड एज अ कंप्यूटेशनल प्रोसेस। द फाइनल एलिमेंट इन द फिलोसॉफिकल पिक्चर ऑफ माइंड इज द कनेक्शन बिटवीन नॉलेज एंड एक्शन। The question is vital to artificial intelligence because intelligence require action as well as reasoning. तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमको एक्शन और साथ साथ में रीजनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। फिलोसोफर्स ने हमें कुछ फंडामेंटल आइडियाज दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, लेकिन मैथमेटिक्स की हेल्प से हम कुछ और एरियाज को कवर करेंगे। कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं मैथमेटिक्स के वो तीन हैं जैसे कि लॉजिक, कंप्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिक्स में हमारे पास क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे व्हाट आर द फॉर्मल रूल्स टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन्स, व्हाट कैन बी कंप्यूटेड। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो लॉजिक है, लॉजिक की जो थ्योरी हमें सबसे पहले दी थी वो दी थी ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ लॉजिक एंड सिलोजिज्म का कंसेप्ट दिया था, लेकिन मैथमेटिक्स में जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था जॉर्ज बुले के वर्क से। सबसे पहले जो लॉजिक की थ्योरी मैथमेटिक्स में दी थी वो दी थी जॉर्ज बुले ने। जॉर्ज बुले वर्कड आउट द डिटेल्स ऑफ प्रोपोजिशंस और बूलियन लॉजिक। In 1879, Gottlob Frege extended Boolean's logic to include object and relations, creating the first order logic that is used today. नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो वर्ड है वो आया है वर्ड अल-खर्जमी से। अल-खर्जमी जो थे वो एक पर्शियन मैथमेटिशियंस हुए थे 9th सेंचुरी में। द फर्स्ट नॉन ट्रिवियल एल्गोरिदम इज थॉट टू बी यूक्लिड एल्गोरिदम फॉर कंप्यूटिंग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है जैसे कि हमने अभी दो कंसेप्ट देखे लॉजिक का एंड जो सेकेंड कंसेप्ट था वो था एल्गोरिदम का। नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास आता है वो होता है प्रोबेबिलिटी का, जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। इसका जो फर्स्ट सबसे पहले जो आइडिया दिया था वो दिया था इटालियन जेरोलेमो कॉर्डानो ने।
इन्होंने डिस्क्राइब किया था आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गैम्बलिंग इवेंट्स। थॉमस बेस ये भी एक मैथमेटिशियंस हुए हैं जिन्होंने प्रोबेबिलिटी के आइडिया को एक्सटेंड किया था। जो बेस रूल्स है और जो अलग अलग थियरीज हम पढ़ते हैं थॉमस बेस की, उसका यूज हम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। बेस रूल्स जो हैं वो एक प्रिंसिपल को अंडरलाइंस करते हैं। इनका जो अप्रोच होता है वो होता है अनसर्टेन रीजनिंग के लिए, जहाँ पे भी हमको एक्सपेक्टेड आउटकम्स के बारे में नहीं पता है, वहाँ पे जब हमको कुछ प्रिडिक्ट करना होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जब हम इसको यूज करना होता है, वहाँ पे हम थॉमस बेयर्स के कंसेप्ट को यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स में हमारे पास क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे हाउ शुड वी मेक डिसीजंस टू मैक्सिमाइज पे ऑफ, हाउ शुड वी डू दिस व्हेन द पे ऑफ मे बी फार इन द फ्यूचर। The science of economics got its start in 1776. Smith was the first to treat it as a science. Economists will say that they are really studying how people make choice that lead to preferred outcomes. तो इकोनॉमिक्स का जहाँ तक हम मतलब समझते हैं वो समझते हैं मनी से, पर एक्चुअल में जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, वो स्टडी करते हैं पीपल के चॉइस पे कि किस तरह से अलग अलग लोग चॉइस करते हैं, किस तरह से वो डिसीजन लेते हैं कि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए। तो आइडिया इसके पीछे ये होता है कि इंडिविजुअल का जो भी इंडिविजुअल को अगर हम एज अ एजेंट ट्रीट करें तो उनके डिसीजन क्या होंगे कि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो पाए। नेक्स्ट होता है डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी कंबाइंस प्रोबेबिलिटी थ्योरी विथ यूटिलिटी थ्योरी, प्रोवाइड अ फॉर्मल एंड कंप्लीट फ्रेमवर्क फॉर डिसीजंस मेड अंडर अनसर्टेनिटी। अब डिसीजन थ्योरी का मतलब ये होता है कि हमको डिसाइड करना है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हमको डिसाइड करना है कि वहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमको चूज करना चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और इसी को हम यूटिलिटी थ्योरी बोलते हैं जहाँ पे बेनिफिट मैक्सिमम हो। तो जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी एंड यूटिलिटी थ्योरी को कंबाइन करते हैं तब हमें एक डिसीजन थ्योरी मिलती है जो कि उसका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। जो भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी है एंड यूटिलिटी थ्योरी है, इसके हेल्प से ही हम डिसीजन थ्योरी पे वर्क कर पाते हैं। तो डिसीजन थ्योरी जो होती है वो लार्ज इकोनॉमीज में हमें हेल्प करती है, जहाँ पे जो एजेंट हैं उनको एक दूसरे के एक्शंस के बारे में पता नहीं होता है और उनका अटेंशन भी नहीं होता है कि दूसरे जो एजेंट्स हैं उनका क्या एक्शन होगा। तो जो भी लार्ज इकोनॉमीज होती है वहाँ पे डिसीजन थ्योरी हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो गेम थ्योरी का आता है। गेम थ्योरी जो थी वो वॉन न्यूमैन ने दी थी। तो गेम थ्योरी हम तब यूज करते हैं जब हमारी इकोनॉमी स्मॉल हो, क्योंकि स्मॉल इकोनॉमीज में हमारे पास सिचुएशंस जो होती हैं वो लाइक गेम होती हैं। जैसे गेम में हमें पता होता है कि अगले एजेंट के क्या मूवमेंट हैं और उसी के बेसिस पे हमारे मूवमेंट डिसाइड होते हैं। तो उसी तरह से जहाँ पे एक एजेंट का एक्शन या हम बोल सकते हैं एक प्लेयर का एक्शन अफेक्ट करता है दूसरे प्लेयर को या दूसरे एजेंट को पॉजिटिवली या नेगेटिवली, वहाँ पे हम गेम थ्योरी का यूज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारे पास स्मॉल इकोनॉमीज है तो हमारे पास जो सिचुएशंस हैं वो लाइक गेम थ्योरी के हिसाब से रहती हैं, और जब हमारे पास लार्ज इकोनॉमीज है तब हमारे पास जो सिचुएशंस होती हैं वो डिसीजन थ्योरी के हिसाब से होती हैं। नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है वो है न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस में हमारे पास क्वेश्चंस हो सकते हैं हाउ डू ब्रेन्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन। न्यूरोसाइंस इज द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम पर्टिकुलरली द ब्रेन। तो ब्रेन की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस जो वर्ड है वो आया है वर्ड न्यूरॉन से। न्यूरॉन जो होते हैं वो हमारे ब्रेन की सबसे हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, जो सभी एक्शन जो हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं या फिर रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरॉन्स। और ये जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम न्यूरॉन नेटवर्क बोलते हैं। 335 BC में एरिस्टोटल ने लिखा था कि कंपेयर अगर हम करें सभी एनिमल्स का, तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनका जो ब्रेन होता है वो लार्जेस्ट होता है प्रोपोर्शन टू हिज साइज। एंड निकोलस रास्पी जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अप्लाई किया था मैथमेटिकल मॉडल को टू द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम।
तो किस तरह से ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, किस तरह से ह्यूमन ब्रेन्स में हम बोल सकते हैं कि किस तरह से हम सोचते हैं, उन सबकी स्टडी डिटेल में जो हम करते हैं वो करते हैं न्यूरो साइंस की हेल्प से। लेकिन इसमें अभी क्लियर नहीं है, जो भी साइंटिस्ट है वो अभी क्लियर नहीं है कि किस तरह से एक्चुअल में हमारा ब्रेन वर्क करता है। इसमें अभी बहुत सा काम होना बाकी है। तो जो नेक्स्ट रिसेंट डेवलपमेंट है फंक्शनल मैग्नेटिक रीजनिंग इमेजिंग, जिसको हम fMRI बोलते हैं, is giving neuroscientists unpredictably detailed image of brain activity, enabling measurement that correspond in interesting way to ongoing cognitive processes. How do humans and animals think and act? ये जो क्वेश्चन है ये बिलोंग करेगा साइकोलॉजी फील्ड में। Behaviorism movement led by John Watson, behaviorists insisted on studying only objective measures of the percept, जिसको हम बोलते हैं stimulus, given to an animal and its resulting actions. तो जो भी बिहेवियरिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो भी हमारे रिस्पॉन्स होते हैं, जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं वो डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई पे। इन्वायरमेंट के जो स्टिमुलाई होते हैं वो हमारे एक्शन को शेप करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलस होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे एक्शन के लिए। ऑल बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, तो कंडीशनिंग के थ्रू हम कोई भी बिहेवियर एक्वायर कर सकते हैं। तो जो भी बिहेवियरिस्ट हुए हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं एनिमल्स पे। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया गया है रैट्स पे, पिजन्स पे, लेकिन ह्यूमन के ऊपर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हुआ है। तो ह्यूमन के जो भी फिनोमेना है उसको समझने के लिए अभी उतनी सक्सेस नहीं मिली है। नेक्स्ट आती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी व्यूज द ब्रेन एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम ब्रेन को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस की तरह देखते हैं। कॉमन व्यू अमॉन्ग साइकोलॉजिस्ट and a cognitive theory should be like a computer program. It should describe a detailed information processing mechanism whereby some cognitive functions might be implemented. How can we build an efficient computer? Artificial intelligence की सक्सेस के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट होता है इंटेलिजेंस एंड सेकेंड होता है आर्टिफैक्ट। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस तरह की मशीन बनाना है जो इंटेलिजेंट हो। तो उसके लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है, इसको हम इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन बोल सकते हैं फॉर द सक्सेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर वॉज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल हेल्थ रॉबिन्सन 8 built in 1940 by Alan Turing team for a single purpose deciphering German messages. The first operational programmable computer was the Z3, the invention of Konrad Zuse in Germany in 1941. The first electronic computer, the ABC, was assembled by John Etensoff and his student Clifford Berry between 1940 and 1942 at Iowa State University. The first programmable machine was a loom devised in 1805 by Joseph Mary Jacquard that used पंच कार्ड टू स्टोर इंस्ट्रक्शन फॉर द पैटर्न टू बी वुवन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे टाइम के साथ कंप्यूटर में चेंज आया और जो फर्स्ट प्रोग्रामेबल मशीन बनाई गई थी उसमें हमने इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया। टाइम टू टाइम जो कंप्यूटर डेवलप हुए उसमें हार्डवेयर में चेंजेस आए। जैसे कि हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। तो हर एक जनरेशन में कंप्यूटर में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, उसके हार्डवेयर में, उसके स्पीड में या फिर उसके साइज में। सबसे पहले जो कंप्यूटर हम यूज करते थे उसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे जो साइज में बहुत बड़े होते थे। उसके बाद हम वैक्यूम ट्यूब के प्लेस पे ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे और करंटली हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो टाइम के साथ साथ जो भी कंप्यूटर में हम चेंजेस लाते हैं उससे हमारी स्पीड इंक्रीज होती है, कंप्यूटर का साइज छोटा होता जाता है और जो कंप्यूटर का प्राइस है वो भी कंपैरेटिवली कम होता जाता है। हाउ कैन आर्टिफैक्ट्स ऑपरेट अंडर देयर ओन कंट्रोल? Ctesibius of Alexandria built the first self-controlling machine, a water clock with a regulator that maintained a constant flow rate.
दिस इन्वेंशन चेंज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट एन आर्टिफैक्ट कुड डू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मशीन जो कि अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर पाए, उसकी यहाँ पे बात हो रही है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल थियोरी एंड साइबरनेटिक्स। दिस इन्वेंशन चेंज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट एन आर्टिफैक्ट कुड डू, क्योंकि इसके पहले तक सिर्फ जो लिविंग थिंग्स होती थी वही अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाती थी रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से अपने बिहेवियर में चेंज लाना है अगर, तो इसके पहले सिर्फ जो लिविंग थिंग्स थी वही चेंज ला पाती थी। यहाँ पे सबसे पहले एक ऐसी मशीन डेवलप की हुई है जो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर पाए, उसी को यहाँ पे कंट्रोल थियोरी एंड साइबरनेटिक्स बोलते हैं। Modern control theory, especially the branch known as stochastic optimal control, has its goal the design of system that maximize an objective function over time. This roughly objective function matches our view of artificial intelligence, designing system that behave optimally. अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात की गई है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए, जो भी हमारी फंक्शनैलिटी है या जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हमारी कैपेसिटी है, उसका हम मैक्सिमम यूज कर पाए। लिंग्विस्टिक, हाउ डज लैंग्वेज रिलेट टू थॉट? In year 1957, B.F. Skinner published Verbal Behavior. This was a comprehensive, detailed account of the behaviorist approach to language learning written by the foremost expert in the field. Year 1957 में B.F. Skinner ने बुक पब्लिश की थी Verbal Behavior, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से बिहेवियर को हम शेप दे सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं by mediated consequences controlled by another person. इनकी बुक का जो रिव्यू था वो किया था नॉम चॉम्स्की ने, जो अनदर एक बुक बना। नॉम चॉम्स्की हु हैड जस्ट पब्लिश्ड अ बुक ऑन हिज ओन थियोरी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। इस बुक का नाम था सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। चॉम्स्की पॉइंटेड आउट दैट द बिहेवियरिस्ट थ्योरी डिड नॉट एड्रेस द नोशन ऑफ क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज। तो जो नेक्स्ट बुक जो नॉम चॉम्स्की ने लिखी थी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, इधर इन्होंने जो B.F. स्किनर की बुक थी इसको पॉइंट आउट किया था, इसका रिव्यू किया था कि किस तरह से इस बुक में कुछ चीजें मिसिंग हैं। जैसे B.F. स्किनर ने क्रिएटिविटी की बात नहीं की थी, लैंग्वेज में किस तरह से क्रिएटिविटी होती है, या किस तरह से उन्होंने कुछ पॉइंट को मेंशन नहीं किया था कि चाइल्ड जो है वो कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं लैंग्वेज को, कैसे सेंटेंस बना पाते हैं, जो सेंटेंस उन्होंने पहले कभी सुने भी नहीं रहते हैं, और फिर भी वो उस सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और सेंटेंस बना पाते हैं। तो इस तरह की जो क्रिएटिविटी थी वो B.F. स्किनर की बुक में नहीं थी लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसको नॉम चॉम्स्की ने अपनी बुक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स में कवर किया था। नेक्स्ट आता है मॉडर्न लिंग्विस्टिक एंड एआई। मॉडर्न लिंग्विस्टिक एंड एआई देन वेयर बोर्न एट अबाउट द सेम टाइम एंड ग्रू अप टुगेदर, intersecting in a hybrid field called computational linguistic और natural language process। तो दोनों ही साथ साथ बढ़ती हैं, हम बोल सकते हैं मॉडर्न लिंग्विस्टिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसको हम हाइब्रिड फील्ड बोलते हैं, उसका नाम होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। अगर हम लैंग्वेज एंड थॉट की बात करें तो अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। जैसे कि जो पियाजे हैं बिहेवियरिस्ट, वो ऐसा मानते हैं कि थॉट कम फर्स्ट, मींस जो थॉट हैं वो पहले आते हैं, उसके बाद लैंग्वेज आती है। जबकि वाइगोस्की हैं वो ऐसा मानते हैं कि लैंग्वेज एंड थॉट इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।